तो अभी आपने सुना बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को कई महत्वपूर्ण बातें वो बजट को लेकर के कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कांग्रेस की तरफ से। सुखबीर तंवर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। आप अपनी बात रख रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से क्या कुछ जरूरत है। जी, आपने देखा, इस प्रदेश ने देखा, पर्यावरण की बात कर रहे थे अभी सप्रा साहब। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब की अगुवाई में जिस प्रकार से अरावली से पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई और पहले से ही पर्यावरण की दृष्टि से फरीदाबाद और गुड़गांव के हालात क्या है वो छिपे नहीं है, और जिस तरह से उस आदेश के विरोध में एनजीटी ने वो सारी कार्रवाई रुकवाई, ये पर्यावरण के प्रति कितने चिंतनशील हैं अपने आप में इस कृत्य से स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा अस्पताल की अगर हम बात करें, हम प्रदेश के और अस्पतालों की चलो छोड़ देते हैं। आपकी 100 मीटर की दूरी पे गुड़गांव का सरकारी अस्पताल 10 साल से ईंट नहीं लगी, जो ईंट लगी हुई थी वो सारी उखाड़ के पार्किंग के तौर पे काम हो रहा है। डीपीआर और इधर उधर के झमेलों में आज तक जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं हरियाणा प्रदेश के सर्वाधिक राजस्व देने वाले जिले में होनी चाहिए, कम से कम 4 बड़े अस्पतालों की जरूरत है, और इन्होंने तो जो मुख्य अस्पताल था उसको ही तोड़ के नेस्ताबूद कर दिया। इसके अलावा वैश्विक शहर में आज बस अड्डा नहीं है। एक तो पहले ही जितने दिन था वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, बहुत पुराने समय में कभी बस अड्डा बना था। आज जिस प्रकार से हजारों यात्री जो टीन शेड में पहले सर्दियों में परेशान हुए और अब गर्मियों में जिस प्रकार से गर्मियां आ रही हैं, और बस अड्डे के स्थायी निर्माण का कहीं दूर से दूर कोई विषय नहीं, ये भी विकास का उदाहरण है विगत के 11 वर्षों का। कानून व्यवस्था पे तो बात करना ही बेईमानी है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर विफल हुए हैं बतौर गृह मंत्री, जिस प्रकार से इस प्रदेश में जंगल राज है, जिस प्रकार से इस प्रदेश में गुंडा राज है, जिस प्रकार से इस प्रदेश में निरंतर रंगदारी वसूली जा रही है, और गुड़गांव तो उसका हब बना हुआ है। आप सब इस बात से भली भांति परिचित है। शिक्षा पे बड़ी बात करी, सारे साथियों ने बात करी, शिक्षाविद ने बात करी, इसके अलावा आर्य साहब ने बात करी, और हमारे सप्रा साहब ने भी जवाब देने का प्रयास किया। सच्चाई ये है हितेश कि पीएम श्री जो स्कूलों का नामकरण किया है, जो आजादी से पहले और आजादी के बाद सरकारी स्कूलों का निर्माण हुआ था, उन्हीं के बोर्ड बदल के पीएम श्री बनाए हैं। अगर पूरे प्रदेश में एक ईंट कहीं लगी हो तो सप्रा साहब बता दें, हम क्षमा याचना करेंगे। इसके अलावा मॉडल संस्कृत स्कूल का भी इसी प्रकार का हाल है, और जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में विगत के इन 11 वर्षों में जो सरकारी स्कूलों को मर्जर के नाम पे बंद किया गया, अनेक प्रकार के विरोध के बावजूद कुछ बच गए, कुछ रह गए। इसके अलावा आज धरातल की सच्चाई ये है, चाहे प्राथमिक विद्यालय की विषय हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय का विषय हो, चाहे उच्चतर विद्यालय का विषय हो, चाहे महाविद्यालय का विषय हो, चाहे विश्वविद्यालय का विषय हो, सभी में जिस प्रकार से जो पद हैं वो 50% के आसपास खाली हैं। इससे अपने आप में इस बात का पता लग जाता है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को शिक्षा के नाम पे बहकाया और बरलाया जा रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरह से गुड़गांव की बात छोड़ दे, पूरे प्रदेश में जो शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं, और सरकारी स्कूलों में मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लगभग सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले कौन है, वो सारे गरीब वर्ग के बच्चे हैं। उनके हितों पे ये सरकार निरंतर कुठाराघात कर रही है। और स्वास्थ्य की बात, शिक्षा और स्वास्थ्य हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अगर अस्पतालों की बात करें, सारे अस्पतालों की बात कर रहा हूं, ढांचागत विकास नहीं है और डॉक्टर नहीं है, और पैरामेडिकल स्टाफ का तो और भी बुरा हाल है। जिस तरह से ये डीसी रेट पे लगा के काम चला रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। आप कहने को कुछ भी कहें, लेकिन जब तक आपका सतत विकास नहीं होगा, इन हवाई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आशा करेंगे कि आने वाले आज के बजट में
इन सभी विषयों पे ध्यान दिया होगा सरकार ने, और नहीं तो फिर बजट आने के बाद उस पर व्यापक दृष्टिकोण पुनः रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है सुनील साहब हमारे साथ फिलहाल नहीं है, उनसे भी मुझे पक्ष लेना था, लेकिन किस तरह से देखा जाए राजेंद्र मीणा जी, जो बातें चल रही हैं शिक्षा के स्तर को लेकर के, नई शिक्षा नीति लागू की गई, यही सोच थी कि उससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, पूरे देश में बढ़ेगा, लेकिन हरियाणा में क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या वाकई यही स्थिति है जिस तरह से तंवर साहब कह रहे थे कि 50% से ज्यादा जो है वो टीचर्स की कमी है, और अलग अलग उच्च शिक्षा को लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि आज के समय में उच्च स्तर के कौशल को लेकर के, जिस तरह से स्किल को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या उसकी जो जरूरत हमें है उसके हिसाब से काम प्रदेश में किया जा रहा है? जो स्तर की बात की जा रही है कि निसंदेह हरियाणा सरकार के द्वारा शिक्षा में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। मैंने बताया कि हरियाणा कौशल विकास यूनिवर्सिटी है, आप देख रहे हैं विश्वकर्मा कौशल, तो बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ 94 से ज्यादा एमओयू किए गए हैं कि कौशल किस प्रकार से दिया जाए। दूसरा, एआई के लिए बताया गया कि आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति आएंगी। मैं बताना चाहूंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मक मानववाद का सिद्धांत है, उसमें किस प्रकार से एक मानवीय केंद्र है कि एआई किसी चीज को रिप्लेस, मानव को रिप्लेस नहीं कर सकती, उसकी भूमिका हमेशा बनी रहेगी। तो जरूरत है कि हमें किस प्रकार से मानवीय मूल्यों को देखते हुए हमारे विकास को विरासत के साथ में लेकर के चलने की जरूरत है। और सरकार के द्वारा जो शिक्षा के अंदर बताया गया कि पहले 2014 से पहले समीक्षा परीक्षा होती थी, 100 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। वर्तमान में आप देखेंगे बिल्कुल 25 नंबर का इंटरव्यू है। तो बच्चा डिजर्व करता है, जिसने रिटर्न क्वालिफाई अच्छे से मेहनत से किया है, उसको यदि न्यूनतम प्राप्तांक भी मिलते हैं तो भी उसका सिलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं, सरकार अच्छा कार्य कर रही है शिक्षा में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। और देखो, आप जानते हैं कि सतत विकास की प्रक्रिया है, एक कुछ समय के अंदर ही कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि विकास के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। और अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत सारी संभावनाएं हैं आगे काम करने के लिए। जैसे फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है कि आसपास क्षेत्र में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट हो, जिससे कि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है या साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनको नियंत्रण में किया जा सके, उससे रिलेटेड लोगों को शिक्षा मिल पाए कि किस प्रकार से इनसे हमें मतलब कि सावधान रहना चाहिए, किस प्रकार से जागरूक रहना चाहिए। और इसी प्रकार से हमें जरूरत है कि जिस एआई समिट के ऊपर होता है, तो एआई भी एक आज की आधुनिक आवश्यकता है। क्योंकि जब कंप्यूटर शिक्षा आई थी या कंप्यूटर आया था, जब भी उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, पर वर्तमान में देखेंगे आज नई चीजें आई है तो भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। और एआई समिट जो भारत ने किया है, विश्व भारत की ओर देख रहा है कि किस प्रकार से भारत विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय बहुत हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो ऐसा नहीं कि भारत काम नहीं कर रहा है, हरियाणा सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और शिक्षा में और भी संभावना है कि कौशल विकास और रोजगार के ऊपर मुख्य जोर देने की जरूरत है। और इसी प्रकार के नए कुछ योजनाएं लाई जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को कौशल पर शिक्षा मिल पाए, और ये शिक्षा लोगों के सर्वांगीण विकास में, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, और जो क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की जो विषमताएं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां भी शिक्षा के विभिन्न इंस्टीट्यूट खोले जाएं जिससे कि सबको जोड़ा जाए और जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उस तक ये पहुंच पाए चीजें का। बिल्कुल, अंतिम छोर तक तमाम चीजें पहुंचे और लोगों तक उनका लाभ भी पहुंचना जरूरी है। लेकिन किस तरह से सरकार काम कर रही है और क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से बन रही हैं? अर्जुन सुड़ैल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अर्जुन जी, किस तरह से आपकी तरफ से क्या कुछ उम्मीदें इस पूरे बजट को लेकर के देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ उम्मीदें आप लगाए बैठे हैं ताकि प्रदेश में विकास के मामले में प्रदेश आगे बढ़े और तमाम क्षेत्रों में रफ्तार जो है वो मिले? देखिए, बजट से तो अच्छी उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा बजट हो, लेकिन पिछले भी बजट आए हैं, हमने देखा है पीछे भी। अभी भारतीय जनता पार्टी के उतने टाइम से हरियाणा प्रदेश में हो गया सरकार बनाए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो घोषणाएं की जाती हैं वो धरातल पर नजर नहीं आती हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के में उस टाइम पे मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बातें कर रहे थे, सड़कों की बातें कर रहे थे कि सड़कों का जाल। मैं यमुनानगर से हूँ, मेरा कुरुक्षेत्र रोज का आना जाना इधर लगा रहता है। सीएम सिटी बीच में लाडवा पड़ती है, अगर आप यमुनानगर से कुरुक्षेत्र जाना पड़े तो 2 घंटे लगेंगे आपको। प्रॉपर पूरा जाम लगा रहता है लाडवे के अंदर, वो पूरी सड़क टूटी पड़ी है। लाडवे की जितनी सड़कें, जो सीएम का हल्का है लाडवा, वहाँ की सारी सड़कें आज के टाइम पे खड्डों में तब्दील हो गई है। सड़कों के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आप किसी को भी दिखाइए, आइए
मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि सड़कों में खड्डे ही खड्डे हैं और जाम लगा रहता है, दिन जाम लगा रहता है, ये हालात है। अब घोषणा कर दी जाती है कि जी हम इसको 4 लाइन करेंगे। परसों भी सीएम ने लाडवा के अंदर घोषणा की है, उससे पहले भी बहुत बार कुरुक्षेत्र बाईपास की बात की है, लाडवा बाईपास की बात की है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं तक ही रह जाता है। बहुत सारी चीजें इसी तरह देखिए, जैसे अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमें अपना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्ती कहते हैं कि ये तो अपनी राजनीति करेंगे। राजनीति के अलावा मैं आपको बताऊं कि अर्थशास्त्री जी बैठे हैं, उन्होंने बताया और अपना प्रोफेसर साहब ने बताया, पूरी कमियां उन्होंने गिनवाई हैं। वो तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तो शिक्षा में उन्होंने कमियां बताई हैं, रोजगार में उन्होंने कमियां बताई हैं। अर्थशास्त्री जी ने बताया है कि किस तरह से स्किल पे काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें सिर्फ धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणाओं में ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा सबरा साहब से, लेकिन अभी बाकी जो अन्य मेहमान हैं उनसे भी जानते हैं। किस तरह से देखा जाए संजय सिंह जी, टैक्स के मामले में आपने बताया कि उम्मीदें हैं, अच्छा रह सकता है, लेकिन जो आंकड़ों की हेराफेरी होती है और कई बार इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि बजट पेश होने के बाद कि सिर्फ आंकड़ों की कारीगरी है, बाकी हकीकत में कुछ नहीं, इस तरह की बातें आमतौर पर देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा ना हो, वाकई लोगों को जो राहत देने की बातें कही जाती हैं वो राहत मिलती हुई भी नजर आए, तो उसको लेकर के किस तरह की उम्मीदें आप लोग लगाए बैठे हैं सरकार से? बजट आता है, बजट पूरे साल चलता है जी। बजट आया तो वो पूरे साल चलेगा। 2 महीने बोला है कि तो 2.25 लाख करोड़ का हमारा बजट है जो उम्मीदें लगाई जा रही है, तो पूरे साल चलना है, लगना है। आने के बाद बजट कैसे इम्प्लीमेंट होता है कि कागजों में रहेगा, धरातल पाएगा, जैसे मैं सभी अपने साथियों की बात सुन रहा हूँ जी। मैं थोड़ा कनेक्ट करूंगा शिक्षा पे सर। और इसमें मेरा कोई भी सरकार हो, मुझे नहीं है कि बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, इनेलो सरकार हो, मैं प्रैक्टिकल आपको कनेक्ट करता हूँ शिक्षा पे जी। अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ शिक्षा की वजह से बैठा हूँ जी। मेरे साथी बैठे शिक्षा की वजह से बैठे हैं, कोई भी हो। एक कड़वा है पर सच है। मैं आपको एक कहावत आपने सुनी होगी बहुत, शिक्षा का स्तर हमारे, मुझे भी और मैंने भी प्ले स्कूल से सब साथी के भाई बहन जो भी मंत्री पद पे है, सेंट्रल में है, सबके कहीं ना कहीं भाई बहन सब शिक्षा समान लेते हैं, वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, फिर प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ। तो शिक्षा मैं शिक्षा के लिए क्या है, हम भी कैरियर काउंसलिंग कराते हैं, हम सरकारी स्कूल में भी जाते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं जी। तो वहां हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि क्या बेसिक मुद्दा क्या है शिक्षा का। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आऊंगा सर शिक्षा पर विस्तार से आपसे समझेंगे, लेकिन मेरे साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी एक बार मेरे साथ जुड़ गए हैं, किसानों के साथ वो मौजूद हैं, उनसे पहले जान लेते हैं किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं। गगन कुरुक्षेत्र से मेरे साथ जुड़े हैं। गगन, ओवर टू यू। जी जितेंद्र जी, करिए बातचीत किसानों से, किसानों को क्या कुछ उम्मीद है गगन आज के बजट से? बिल्कुल, देखिए किसान साथी बैठे हुए हैं और हम मुझसे चर्चा जरूर करेंगे कि इस बार देखिए आज प्रदेश सरकार की तरफ से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर जो है बजट पेश करने जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है, क्या लग रहा है किसानों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला? आज पिछली बार भी जो पिछले साल का जो बजट आया था लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर का आया था, लेकिन जो सरकार कहती है वो धरातल पे करती नहीं। जैसे अब की बार भी फसल खराब हुई है जीरी की लोगों की, और भी मुआवजे के बारे में था, पहले सारा कुछ कहा लेकिन उसके बाद मुआवजा नहीं मिला। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार भाई जो कहे वो करके दिखाए, उससे और भी किसानों को भी अच्छा लगेगा और सभी हरियाणा वासियों को भी अच्छा लगेगा। क्या लगता है कि बजट आ रहा है जो किस तरीके का रहने वाला है, किसानों के लिए क्या कुछ खास रह सकता है? देखो जी, किसानों के लिए करने तो गवर्नमेंट बहुत कुछ है। जैसे आलू का रेट आप बिल्कुल पिटा हुआ है, 50 पैसे मतलब किलो का भाव से जा रहा है। उसके बनी कुछ अभी भगवंत की योजना में किसी थोड़ा बहुत दे रहे हैं, कुछ करे दादा नहीं दे रहे। उसके बाद यूरिया जैसे कि 45 किलो कर दिया, फिर 40 का कर दिया, रेट वही का वही है। डीएपी का रेट देखो कितना हो गया, 14.5 रुपये। जो जैसे कि लोगों को सुविधा सरकार की तरफ से तो लगातार यही कहा जा रहा है कि जो हर एक सुविधा जो है किसान को दी जा रही है, किसी तरीके की किसान है मगर मिल तो नहीं रही। अब रेट तो वही है, यूरिया घटा दिया, 5 किलो यूरिया घटा दिया ना, रेट वही रख दिया। उसके बावजूद भी जैसे गेहूं है,
गेहूं का मान ली कितनी लागत आती है, पहले से हर चीज का खर्चा बढ़ रहा है, यूरिया का रेट बढ़ गया, डीएपी बढ़ गया, गेहूं का बीज का रेट बढ़ गया, मगर रेट वही 150 रुपये बढ़ाते हैं क्विंटल के साथ। तो इससे भी मतलब बिल्कुल देखिए बता रहे हैं किसान साथी, और आप भी खुद किसान खेती कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ खास रहने वाला बजट को लेकर? ये सरकार सदा किसान विरोधी रही है, किसानों को कभी इस सरकार ने राहत नहीं दी। ठीक है जी, पेट्रोल चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए, सिलेंडर चाहे 5000 रुपया का एक सिलेंडर हो जाए, सिर्फ दो चीज हमेशा सस्ती रह जाएंगी, एक तो गरीब की जान और किसान की फसल। ये सदा, ये दो, गरीब सदा गरीब रहेगा, गरीब से गरीब हो रहा, किसान गरीब हो रहा। ये पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने कही थी भी जिसकी फसल नहीं हुई उसको मुआवजा देंगे, छोटे पेड़े रह गए, फसल खराब होगी। ये सिर्फ बात बात और कागजों में मीडिया पे आके बयान देते हैं, किसान के लिए कर देंगे, किसान के ये लिए। देखिए कुछ देखने को भी मिला है कि जब किसान अपनी फसल जो है मंडियों के अंदर लेकर जाता है तो तुरंत प्रभाव से जो है 72 घंटे के अंदर उसकी फसल खरीदी जाती है, उसको उसके मुआवजा जो उसके अकाउंट में जो है पहुंच जाता है। ईब की बार कह रहे थे भी पूरा एमएसपी पे खरीदेंगे, खरीद दी, रेट कम दिया, 200 रुपये 250 रुपये क्विंटल पीछे दिया। सेलर वाले ने हड़ताल करी, कोई मंत्री कोई अधिकारी आके किसी ने यह कहा भी किसान की दुर्दशा हो रही है, कहा किसी ने आज तक? मैं खुद, मेरे 20 किले बिल्कुल खराब हो गए, कोई फसल नहीं हुई उनमें, तो आज तक किसी ने, पटवारी ने, किसी अधिकारी ने आके ये नहीं पूछा भी तारी फसल खराब हुई, पहले करते मुआवजा देंगे 5000 रुपये किला देंगे, 10,000 किला दिया आज तक किसी ने? क्या इतना दुश्मन लग रहा है किसान? नहीं, सरकार लगातार जो है पूर्ण रूप से देखिए स्कीमें चलाई जा रही है, कई बार मेले लगाए जा रहे हैं किस सरकार की तरफ, देखिए किसानों को लाभ बताया जा रहा है, किसान वहां पहुंच भी रहे हैं। कल जिस तरीके देखिए एक परसों भी 28 तारीख को एक कृषि मेला लगा था जहां पर किसान भारी संख्या में पूरे प्रदेश से पहुंचे थे। किसानों के लिए योजनाएं जो है सरकार देखिए चला तो रही है। क्या लेके आई भाई साहब वहां मेला से? किसान बता दो क्या लेके आई, एक चीज बता दो आपके लेके आई, किसानों के लिए आज तक सरकार ने क्या किया? अब बिल्कुल ही तेंदर देखिए किसान अपना देखिए दर्द जरूर झलकाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं देखिए युवा भी यहाँ पर मौजूद है। युवाओं को लेकर क्या कुछ उम्मीद है इस बार बजट को लेकर, उनसे भी जानेंगे। आज हरियाणा का बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या कुछ उम्मीद है युवाओं को? युवाओं को सरकार से कुछ खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि युवाओं के लिए क्या है मेन कि आपकी नौकरी हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो। सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी जो है बिना किसी सिफारिश के लगा तो रही है, सरकार द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है और नौकरियां लगती हुई भी दिखाई दे रही है, क्या कहें? सरकार के द्वारा कहा जा रहा है बट दिख तो नहीं रही। अब जैसे मैं खुद हूँ, मैं बाहर गया हूँ, मैं भी इसलिए गया था क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है। अब यहाँ जॉब नहीं है, सारे बच्चे हो गए, यूथ हो गए, सारे हो गए, वो सभी बाहर जा रहे हैं। बाहर से हो गया, अगर आप रोडों का लगा लो, बाहर से दिखाते हैं कि रोड ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं, हाईवे हो गए, इनर लिंक रोड की तो कोई बात ही नहीं करता क्योंकि यहाँ पर रोड अच्छे ही नहीं है, इनर लिंक। अब कोई भी एमएलए हो गया, मंत्री हो गया, जब वो आते हैं हाईवे से जाते हैं, साफ है, अंदर तो कोई आते ही नहीं। भाई साहब बिल्कुल देखिए कह सकते हैं कि जो युवा हैं या किसान साथी हैं यहाँ पर हितेंद्र बैठे हुए हैं और अपना जो देखिए कह सकते हैं कि जो अपनी बात जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए और भी जो यहाँ पर कह सकते हैं किसान यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे? सरकार जो है अब देखिए वो कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे, क्या कहेंगे आप इस बार जो है बजट पेश होने जा रहे हैं? बजट से हम आस करते हैं कि किसानों के लिए भी अच्छी स्कीमें लेके आई जाएं। मुद्दा है रोजगार नहीं है बच्चों के पास है, इसलिए बच्चे अपना घर बार बेचकर विदेशों में जा रहे हैं, वहां भी उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए किसान से यही उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारी खत्म की जाए, बच्चों को रोजगार दिया जाए, अच्छी नौकरियां दी जाएं और विकास के काम जैसे गांव की सड़कें हैं, बुरा हाल है, सड़कें टूटे पड़ी हैं, गांव में किसानों को बिजली रात को दी जाती है जो कि दिन में देनी चाहिए। ऐसी किसानों के लिए अच्छी स्कीमें लेके आए, भाव नहीं मिल रहा है पूरा फसलों का, बुरा हाल है, किसान आज दुर्दशा है किसान की पूरी।
हाँ बिल्कुल गगन, आपने तमाम लोगों से बातचीत की और यहाँ पर लोग काफी भी हैं सरकार से, और सीधे रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ की तरफ, जहाँ प्रदीप शोकंद बने हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है, किस तरह की तैयारियां हैं, आज बजट पेश किया जाना है? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में इस वक्त हमारी मौजूदगी सीएम आवास के ऊपर है। आप देख पा रहे होंगे सीएम आवास के बाहर, संत कबीर कुटीर के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और आपको बता दें कि आज बजट पेश होना है और कह सकते हैं कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यही संत कबीर कुटीर पर अपने आवास पर ही जो है बजट कॉपी है उसके ऊपर शाइन यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अंतिम रूप आज जो है दिया जाएगा और आज बजट पेश होगा। 12 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर बजट जो है पेश करेंगे बतौर वित्त मंत्री। यानी कि आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि आज वित्त वर्ष 2026-27 का जो है बजट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पेश करेंगे। तमाम वर्ग हैं, उनको उम्मीदें हैं कि आज का बजट जो है कह सकते हैं प्रदेश का बजट जो है आज आने वाला है, तो उससे काफ़ी उम्मीदें जनता की जो है बनी हुई है हितेंद्र। तो आज कह सकते हैं काफ़ी अहम दिन है और आज जो है बजट पेश किया जाएगा। जी हितेंद्र, बिल्कुल काफ़ी हलचल भी आज दिखाई दे रही है चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री आवास के पीछे भी अगर बात करें तो प्रदीप, लेकिन क्या कुछ माना जा रहा है इस बजट को लेकर के, कितना खास ये बजट रह सकता है, किन वर्गों पर फोकस रह सकता है? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए इस बार का जो बजट है वो काफ़ी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि देखा जाए जिस प्रकार से जो अब की बार अनुमानित बजट है वो 2.15 लाख करोड़ का जो बजट है वो जो है कह सकते हैं कि रहने वाला है और इतना अनुमान लगाया जा रहा है। और वर्गों की अगर बात करें तो अलग अलग वर्गों का कह सकते हैं कि इसमें समावेश देखने को मिल सकता है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परी बजट बैठकें जो है लगातार की थी और सभी वर्गों से अलग अलग सुझाव लिए थे, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो या फिर किसान हो या फिर महिलाएं, युवा और कह सकते हैं कि शिक्षा के संस्थान में भी जितने भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स, उनसे भी जो है लिया, गांव के सरपंचों से सुझाव मांगे गए। यानी कि तमाम वर्ग हैं जो उन सभी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परी बजट बैठक की हैं और सब लोगों की तरफ से सुझाव आए हैं बजट को लेकर। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सुझाव आए हैं ऐसे ही एआई के माध्यम से भी काफ़ी सुझाव आए हैं क्योंकि जो लोग परी बजट बैठकों में नहीं थे लेकिन सुझाव देना चाहते थे उनके लिए अच्छा माध्यम था, एआई के माध्यम से जो है सुझाव दिए गए। यानी कि काफ़ी सुझाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास जो पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम बार एक ही बात का जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि तमाम सुझावों का समावेश इस बजट के अंदर रहने वाला, यानी कि तमाम वर्गों का जो है ध्यान रखा जाएगा और ये बजट जो जनता की उम्मीदें हैं उसके ऊपर खरा उतरेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए बिल्कुल साफ तौर पर नजर आते हैं। और आप देखने वाली अभी हितेंद्र यही बात रहेगी देखा जाए तो कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दावा कर रहे थे कि ये बजट जो है लोगों की उम्मीदों के अनुसार खरा उतरने वाला है, अब आज कह सकते हैं कि कुछ घंटों की बात रह गई है, कुछ देर बाद ही जो है सामने आ जाएगा कि आखिर जो बजट है किस वर्ग को कितना दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि आज जो जनता की उम्मीदें हैं आज वो उनका कह सकते हैं कि पर्दाफाश हो जाएगा कि कितना कह सकते हैं कि राहत भरा ये बजट रहने वाला है। ये मात्र कुछ देर बाद ही जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने आवास पर संत कबीर कुटीर पर बजट कॉपी पर जो साइन करेंगे और उसके बाद 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। जी हितेंद्र। ठीक है प्रदीप, आप नजर बनाए रखिएगा।